गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने एनसीईआरटी कक्षा 6 की पुस्तक इतिहास प्रारंभ की थी, जिसमें हमने अभी तक कुल 9 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। हम आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अध्याय 10 कंप्लीट करने जा रहे हैं, नए साम्राज्य और राज्य। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे राजस्थान में जितने भी वैकेंसीज है, इवन राजस्थान देख लीजिए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट देख लीजिए, उनमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। वो अभी तक जितने भी जिन लोगों ने 9 अध्याय नहीं देखे हैं, वो एनसीईआरटी कक्षा 6 की प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वाले सारे चैप्टर भी देख सकते हैं। हमारे द्वारा कोशिश की जाएगी कि जैसे ही एनसीईआरटी क्लास 6 कंप्लीट होगी, उसके बाद में हम एक ऑब्जेक्टिव सीरीज चालू करेंगे इन्हीं चैप्टरों में से, जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हमारे टेलीग्राम चैनल मीट आरपीएससी को भी ज्वाइन करना। तो बिना देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। चंद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी विद्वान कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। इसे ही प्रयाग प्रशस्ति या समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कहा जाता है। तो जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, वो हमारे को मिलती जानकारी कहाँ से मिलती है? हमारे को इलाहाबाद से मिलती है। इलाहाबाद में अशोक का स्तंभ है। उस स्तंभ के नीचे, जैसे इस प्रकार का एक अशोक का स्तंभ है, उस स्तंभ के नीचे ही समुद्रगुप्त का एक दरबारी विद्वान था, नाम है उसका हरिसेन। क्या नाम बेटा? हरिसेन। हरिसेन के द्वारा यहाँ पर, ऊपर तो अशोक का स्तंभ है, नीचे वाले क्षेत्र में हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त का एक अलग से स्तंभ या प्रशस्ति लगवाई जाती है। उसे कहा जाता है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति। उसे क्या जाता है, कहा जाता है? प्रयाग प्रशस्ति या समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। हमारे लिए कई बार क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? हरिसेन। भाषा कौन सी है बेटा? संस्कृत। या प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? हरिसेन। किस शासक की जानकारी मिलती है हमारे को? समुद्रगुप्त की। और प्रशस्ति का अर्थ ये होता है किसी भी राजा की प्रशंसा करना। तो प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा होता है। इसमें उसकी विजयों का वर्णन मिलता है। इसमें उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। इसमें समुद्रगुप्त की योद्धा उत्कृष्ट कवि के रूप में भी क्या की गई है? प्रशंसा की गई है। इसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी राजा था। वह वीणा भी बजाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त क्या बजाता था? वो वीणा बजाता था। क्या बजाता था बेटा? वीणा बजाता था। इसके अनेक इसके उसके इस गुणों को सिक्कों पर भी हमारे को दिखाया गया है। तो इसके जो ये गुण है वीणा बजाने वाले, हमारे को क्या प्राप्त होते हैं? उनके सिक्के भी प्राप्त होते हैं। एक बार देखते हैं हमारी एनसीईआरटी में कौन कौन से सिक्के दिए हैं। ये एक सिक्का मिलता है इस प्रकार का समुद्रगुप्त का। उसके अलावा ये देखिए, ये वीणा बजाते हुए हमारे को एक सिक्का किसका मिलता है? समुद्रगुप्त का मिलता है। हरिसेन के द्वारा वर्णित 4 प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन मिलता है। तो इसी प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन समुद्रगुप्त की युद्ध नीतियों का वर्णन करता है। उन नीतियों में हम देखेंगे कौन कौन सा क्षेत्र। मानचित्र में, एक मानचित्र है एनसीईआरटी में हरे रंग का, जो क्षेत्र बताया गया आर्यव्रत उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इन शासकों के खिलाफ उसने जो नीति अपनाई है उसका नाम क्या है? प्रसोभ उद्धरण की नीति। कौन सी नीति बेटा? प्रसोभ उद्धरण की नीति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरएस में भी कई बार पूछा गया है प्रीलिम्स में, कि समुद्रगुप्त के द्वारा जो आर्यव्रत है, ये जो मुख्यतः जो हरे रंग वाला क्षेत्र है, एक बार हम देखते हैं मैप में कौन सा क्षेत्र है। ये आप देखिए, ये जो पूरा ये हरे रंग वाला जो क्षेत्र है, यहाँ के शासक थे टोटल कितने? 9। इनके खिलाफ जो समुद्रगुप्त नीति अपनाता है, वो कौन सी अपनाता है? प्रसोभ उद्धरण की नीति। कौन सी नीति अपनाता है बेटा? प्रसोभ उद्धरण की नीति। इस नीति के तहत क्या होता है? इस नीति के तहत जितने भी ये 9 शासक थे, उनका जो साम्राज्य था उसका समूल नाश कर देगा ही, तथा अपने साम्राज्य में उनको क्या मिला लेता है? अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो ये हरे रंग वाला क्षेत्र है, जो हम इसको कह सकते हैं उत्तर भारत, उत्तर मध्य भारत भी कह सकते हैं। तो उनको सबको कौन मिला लेता है? समुद्रगुप्त मिला लेता है। लो देखते हैं हम। प्रसवोद्धरण की नीति, किसी वंश को जड़ से खत्म करना इस नीति का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट देखते हैं हम। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। उनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र में लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हारने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। और इनके खिलाफ जो नीति अपनाई गई है वो कौन सी है? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। कौन सी नीति बेटा? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। तो वही बात है, उत्तर भारत में तो प्रसवोद्धरण, दक्षिण भारत में पूछे तो कौन सी करनी है? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति।
ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति क्या होती है? इन शासकों से कर लेने के बाद में उन्हें वापस क्या दे दिया गया था? अपना राज्य दे दिया गया था। तो हम देखते हैं कौन कौन सी नीतियां कैसे हैं। तो ये देखिए आप, ये जो लाल लाल वाला पूरा जो जितने भी बेल्ट है, ये वाला पूरा क्षेत्र, इसमें टोटल दक्षिण में कितने राजा थे? 12 राजा। कितने राजा? 12 राजा। उन 12 राजा को हराएगा, उनके खिलाफ कौन सी नीति अपनाएगा? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। मतलब हराने के बाद में इनका राज्य इनसे टैक्स लेता है, टैक्स लेने के बाद में इनका राज्य वापस इनको दे देता है। तो कितने प्रकार की नीतियां पढ़ ली हमने समुद्रगुप्त की? दो। पहली कौन सी है? प्रसवपुत्रन। दूसरी कौन सी है? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। नेक्स्ट देखते हैं। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से दर्शाया गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिमी के कई गण या संघ आते हैं। यह आंतरिक राज्यों से एक घेरे के रूप में समुद्रगुप्त के राज्य से लगे थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञा मानते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। तो पड़ोसी देशों के खिलाफ भी उनकी नीति थी, जिसमें एक घेरा है जो मानचित्र में दिखाया गया। कौन सा रंग का बेटा? बैंगनी रंग का। हम देखते हैं। आप ये देखिए, ये वाला जो ये मुख्य थे, जो बैंगनी रंग वाला क्षेत्र है, ये पूरा बेल्ट, हल्का सा थोड़ा सा लाइट पिंक भी दिख रहा है, ये बैंगनी वाला जितना भी बेल्ट है, यहाँ से भाई पूरे के पूरे क्षेत्र, यहाँ से जो नेपाल वाला क्षेत्र है, यहाँ से लोग भी आते थे और उनको क्या देते थे? उपहार वगैरह या गिफ्ट वगैरह भी देते थे। उसके अलावा बाहरी इलाके में नीला रंग दर्शाया गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की तथा अपनी पुत्रियों का विवाह किसके साथ किया था? समुद्रगुप्त के साथ किया गया था। एक नीला वाला भी लास्ट में दिया हुआ, ये वाला कंधार वाला, पाकिस्तान वाला। यहाँ पर वंश कौन सा बताया गया? कुषाण वंश। हम पढ़ेंगे आगे। उसके अलावा एक वंश कौन सा बताया गया है? शक वंश की हमारे को यहाँ से जानकारी मिलती है। ये थोड़ा सा ये वाला, ये जो बाहरी राज्य श्रीलंका, यहाँ से भी हमारे को किसकी जानकारी मिल रही है? समुद्रगुप्त की जानकारी हमारे को मिलती है। कौन सी प्रशस्ति से? पर्याय प्रशस्ति से। तो हमने क्या पढ़ा अभी? सिंपल सा कि भाई अशोक का एक अभिलेख है, कहाँ का है? इलाहाबाद। कालांतर में वहीं पर समुद्रगुप्त का एक दरबारी विद्वान जाता है, नाम क्या उसका? हरिसेन। हरिसेन वहां पर एक प्रशस्ति लगवाता है जिसका नाम क्या पड़ गया? प्रयाग प्रशस्ति। इसी को क्या बोला जाता है? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। और इसमें भाई समुद्रगुप्त की वो प्रशंसा करता है। और इसमें बताया गया भाई समुद्रगुप्त क्या बजाता था? वीणा। और उसके समुद्रगिर की वीणा बजाते हुए कुछ हमारे को क्या प्राप्त होते हैं? सिक्के। उसके अलावा भाई हरिसेन के द्वारा 4 प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की क्या बताई गई है? नीतियां, जिनमें प्रमुख 2 नीतियां मिलती है कि उत्तर भारत में 9 शासक थे, समुद्रगुप्त को उनको हराएगा, हराने के बाद में उनका साम्राज्य अपने साम्राज्य में मिला लेता है। इस नीति का जो पालन किया था उसका नाम क्या है? परसोपुत्रन की नीति। और जो दक्षिण भारत में जो राजा थे उनके टोटल नंबर कितने? 12। और समुद्रगुप्त इनको वापस समर्पण करते हैं, टैक्स देने के बाद में उनको शासन वापस दे देते हैं। इसलिए एक नीति का पालन करता कौन सा? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। नेक्स्ट देखते हैं। वंशावली। समुद्रगुप्त की मां कुमारी देवी लिच्छवी गण की थी। तो जो लिच्छवी गण है, लिच्छवी राजकुमारी थी, क्या नाम बेटा उसका? कुमारी देवी। और इनके जो पिता थे चंद्रगुप्त, गुप्त वंश के थे। समुद्रगुप्त व उसके पिता चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त ने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त और उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के दादा और परदादा का उल्लेख भी महाराजा की उपाधि के धारण करने के साथ हमारे को मिलता है। तो ध्यान रखना भाई, समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देखते हैं। समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त का बेटा था, नाम क्या उसका? चंद्रगुप्त सेकंड। उसको एक उपाधि दी गई है, क्या नाम है बेटा? शक विजेता। तो इस समय भाई हम देखते हैं, इसी में लिख रखा है कि उस समय पश्चिम भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शक शासक को पराजित किया था। इसकी विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के भी इसने जारी किए थे। ये सिक्के उन्हीं शकों के विजय की सूचक भी है। तो समुद्रगुप्त के बाद में जो शासक बनता है वो उसका बेटा बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने अंतिम शक शासक को पराजित किया, इसलिए एक उपाधि धारण करता है, कौन सी? शक विजेता। उसके अलावा इसने सिक्के भी जारी किए थे इस उपलक्ष्य में। नाम कौन सी शैली के? व्याघ्र शैली के, चांदी के थे। और उन पे भाई किसका विजय का सूचक मिलता है? शकों पर विजय का सूचक मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार विद्वानों से भरा था, जिनमें कालिदास जी थे। और खगोल शास्त्र कौन थे? आर्यभट्ट भी इनके दरबारी विद्वान थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि कालिदास जी, आर्यभट्ट किसके दरबारी विद्वान थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी विद्वान थे। किस गुप्त शासक को शक विजेता कहा जाता? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। विक्रम संवत। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त साम्राज्य समुद्रगुप्त के नाम से जोड़ा जाता है।
और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा एक उपाधि धारण के नाम क्या बेटा, विक्रमादित्य। तो हम कई बार पढ़ते हैं कि भाई एक संवत चलता है, कौन सा, विक्रमी संवत। कितने साल आगे, तो अपने भाई 57 साल आगे। वो चालू कब से हुआ था, 58 ईसा पूर्व से। ये जो संवत चालू करता है वो चालू करता है चंद्रगुप्त सेकंड। कौन चालू करता है, चंद्रगुप्त सेकंड। क्यों करता है, क्योंकि इसने इस समय शकों पर विजय प्राप्त की थी और एक उपाधि धारण की थी, कौन सी, विक्रमादित्य की। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई विक्रम संवत चालू कौन कर रहा है, तो क्या नाम, गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत प्रारंभ किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसने शकों को पराजित किया था तथा उपाधि कौन सी धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देखते हैं, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। हर्ष ने लगभग 1400 वर्ष पूर्व शासन किया। उसके दरबारी विद्वान कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी लिखी किताब का नाम है हर्षचरित्र, जिसमें हर्ष के शासनकाल व वंशावली का हमें क्या चलता है, पता चलता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। बाणभट्ट किसके दरबारी विद्वान थे, हर्षवर्धन के। किताब कौन सी लिखी है बेटा, हर्षचरित्र। भाषा कौन सी है, संस्कृत। चीनी तीर्थयात्री हेनसांग के द्वारा हर्ष के काल में भारत आया था। वे काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहा और जो उस वहां जो कुछ भी देखा उसने विस्तृत उसका वर्णन किया है। तो ध्यान रखना, चीनी यात्री हेनसांग किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर के राजा बनते हैं। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज पर अपना अधीन कर लिया तथा बंगाल पर आक्रमण कर मगध और बंगाल को जीतकर हर्ष को पूर्व में जीतने वाली सफलता मिलती है। इतनी इतनी अन्य जगहों पर इनको सफलता नहीं मिलती है। तो हर्ष के द्वारा भाई हर्ष थानेश्वर पर अधिकार करता है और जो प्रारंभिक क्षेत्र कौन सा बनाता है, थानेश्वर। ये जो थानेश्वर वाला क्षेत्र, ये हरियाणा वाला क्षेत्र है वर्तमान में। और पास में आप देखना कन्नौज, कन्नौज में अपनी बहन की शादी करवाता है। बाद में कहते हैं कि भाई बंगाल के शासक ने, हम आगे पढ़ेंगे कि इनके बहनों की हत्या कर दी थी। उसके बाद में हर्ष ने कहां पर अधिकार कर लिया था, बंगाल पर अधिकार कर लिया था। जब उसने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड ने उसे रोक दिया था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं हर्षवर्धन के द्वारा बंगाल पर अधिकार कर लिया गया। उसके बाद में हर्षवर्धन दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करता है। जैसे वो दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करता है, एक नदी आती है यहाँ पर, नर्मदा नदी। कौन सी नदी आती है बेटा, नर्मदा। नर्मदा नदी को जब क्रॉस करता है तब एक युद्ध होता है, उसका नाम ये नर्मदा नदी का युद्ध दोनों के मध्य होता है। इस साइड एक वंश आता है जिसका नाम है चालुक्य वंश। क्या नाम बेटा, चालुक्य वंश। वहां का शासक था पुलकेशिन सेकंड। क्या नाम है, पुलकेशिन सेकंड। दोनों के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध में कौन जीत जाता है, पुलकेशिन सेकंड जीत जाता है। इस प्रकार जो हर्ष का विजय अभियान था वो कौन रोकता है, पुलकेशिन सेकंड रोकता है। पल्लव चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों की जो राजधानी थी वो कौन सी है, कांचीपुरम थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी, कांचीपुरम थी। पल्लवों का जो राज्य था कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि जो चालुक्य का राज्य था वो कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। तो ये दोनों ही बातें ध्यान रखना, हम हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो भाई पल्लव वंश थे उनकी राजधानी थी कांचीपुरम। नदी पूछे तो कौन सी करनी है, कावेरी। कौन सी नदी करनी है, कावेरी। तो सिंपल सा ध्यान रखना, कांचीपुरम, कहाँ से कांचीपुरम, कहाँ से कावेरी। चालुक्य का पूछे तो भाई इनका जो नदियां थी वो कौन सी, कृष्णा, और साथ में कौन सी है, तुंगभद्रा नदियों के मध्य इनका साम्राज्य स्थित था। चालुक्य की जो पहली राजधानी थी वो कौन सी थी, एहोल थी। कौन सी थी, एहोल। और यहाँ से हमारे को एक अभिलेख मिलता है, एक प्रशस्ति मिलती है, इसका नाम क्या है, एहोल प्रशस्ति। ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई सारे मंदिर भी हमारे को मिलते हैं। पुलकेशिन सेकंड सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उसके दरबार में एक दरबारी विद्वान है, नाम उनका रवि कीर्ति। क्या नाम बेटा, रवि कीर्ति। रवि कीर्ति के द्वारा रचित प्रशस्ति से ये पता चलता है कि उसकी 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन सेकंड को अपने चाचा से ये राज्य मिलता है। तो रवि कीर्ति की एक प्रशस्ति है। वैसे तो कहा जाता है एहोल प्रशस्ति कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है बेटा, एहोल प्रशस्ति या एहोल अभिलेख कहा जाता है, जिसकी रचना किसने की थी, रवि कीर्ति ने की थी। किसके कहने पर, पुलकेशिन सेकंड के कहने पर। इसी एहोल अभिलेख से या एहोल प्रशस्ति से हमारे को जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। किसको हराया था, हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट देखते हैं, रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकंड के दरबारी विद्वान थे। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूरब और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों पर अपने अभियान चलाए और इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। पुलकेशिन ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवारों के पीछे शरण लेनी पड़ी, पर चालुक्यों की विजय
अल्पकालीन थी। लड़ाई में दोनों वंश दुर्बल होते गए। वे पल्लव व चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट व चोल वंशों ने समाप्त कर दिया था। तो सबसे लास्ट में दोनों वंशों को हटाकर नए वंश आते हैं। नाम क्या है उनका? एक तो राष्ट्रकूट, एक कौन सा वंश आता है? चोल वंश आते हैं, जो हम कुछ आगामी चैप्टर में इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। तो ये पल्लव और चालुक्य दोनों की थोड़ी प्रशासनिक व्यवस्था है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। हमारे एग्जाम में सीधा सा लिखा हुआ आता है कि भारतीय इतिहास के प्रमुख राजवंश और उनके प्रशासनिक व्यवस्था। तो पल्लव राजवंश या चालुक्य राजवंश की क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी, एक बार हम देखते हैं। प्रशासन की प्राथमिक इकाई थी गांव, लेकिन धीरे धीरे कई अन्य बदलाव और राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जताने के लिए कई कदम उठाए। प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण पद अनुवांशिक बन गए। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक बन गया। तो इस समय आप देखना, हर्षवर्धन के काल में भी कह सकते हो आप, पल्लव शासक के काल में भी कह सकते हो, या चालुक्य में भी, कि भाई गांव जो प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई थी वो कौन सी थी? गांव थी। उसके अलावा कई पद थे जो अनुवांशिक हो गए थे। और जैसे कि आपको उदाहरण मिलेगा, जैसे हरिसेन के पिता थे, उनको एक पद मिल रखा था महादंड नायक। बाद में ये किसको मिल जाता है? हरिसेन को। साथ में ही कुमारामात्य भी इनको बनाया गया था, जिसे के साथ साथ इनका एक और पद मिलता, नाम क्या उसका? संधि विग्राहक के रूप में भी ये कार्य करते थे। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन के प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, श्रेष्ठी कौन होता है? शहर का व्यापारी कहा जाता है उसको, या बैंकर कहा जाता है। साथ ही व्यापारियों के काफिलों का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार। ये थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट आता है कि भाई कुलिक किसको कहा जाता है? शिल्पकारों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शिल्पकार। और कायस्थ, कायस्थ होते हैं मुख्यतः लिपिक। कायस्थ कौन होते हैं? लिपिकों के प्रधान जैसे लोग भी होते थे। तो इसमें एक दो शब्द है, जैसे पहला आता है श्रेष्ठी, व्यापारी होता है। कुलिक क्या होता है बेटा? ये होता है शिल्पकार, और शिल्पकार उसके अलावा आता है कायस्थ, ये क्या होते हैं? लिपिक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, पर इसके स्थान पर कुछ सेनानायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों के नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि का दान दिया जाता था। दी गई भूमि से यह कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल कर सकते थे। साथ ही इससे युद्ध के हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के जो व्यक्ति थे वो क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो इस समय एक नई प्रकार की सेना का अवधान आता है, और इस समय भाई एक नया अस्तित्व निकल के आता है, नाम है उसका सामंत। क्या नाम बेटा? सामंत। और राजस्थान स्थिति में तो कई बार आता है कि राजस्थान में सामंतवादी व्यवस्था इसी प्रकार से ही है कि रोज राजा के भाईबंद होते थे, उनके द्वारा उनको अलग अलग प्रांतों में गवर्नर या सामंत के रूप में नियुक्त किया जाता था। जब राजा के पास में जब भी प्रॉब्लम होती थी, तब केंद्रीय सेना का प्रयोग नहीं किया जाता था, सामंत अपनी सेना भेज देता था। और जहां जहां पर राजा कमजोर होते थे, वहां पर सामंत स्वतंत्र हो जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लव अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे क्या कहा जाता है? सभा कहा जाता है। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण तथा स्थानीय मंदिर की देखरेख आदि के काम करते थे। जिन्हें क्षेत्रों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई जो पल्लव काल अभिलेख है, उनसे हमारे को जानकारी मिलती है कि उन काल में जो जहां पर भाई ब्राह्मण भूस्वामी नहीं है, वहां पर कौन होता था? उर। ग्राम सभा का प्रमुख कौन होता था? उर होता था। वैसे तो ज्यादातर टैक्स पल्लव काल में ब्राह्मणों के द्वारा लिया जाता था। किन के द्वारा लिया जाता था? ब्राह्मणों के द्वारा लिया जाता था। उसके अलावा क्या जानकारी मिलती है? नगरम व्यापारियों का संगठन था। तो ये थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट आता है कि भाई व्यापारी, पल्लव काल में व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था? नगरम। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें बहुत से स्थानीय सभाएं या शताब्दियों तक काम करती रही थी। तो पल्लव काल में स्थानीय सभा थी, उनमें जो टैक्स वगैरह वसूलते थे, भूस्वामी होते थे, वो कौन होते थे बेटा? ब्राह्मण होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता? सभा। और जहां पर ब्राह्मण नहीं होते थे, वहां पर कौन होते थे? उर। उसके अलावा जो व्यापारी थे, उनके संगठन को क्या बोला जाता? नगरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं हम, उस जमाने में आम लोग।
जनसाधारण की जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों और कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन का चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा व अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। तो भाषा कौन सी है? संस्कृत। जबकि अन्य लोग व महिलाएं क्या बोलती थी? प्राकृत भाषाएं बोलती थी। तो उस समय जो मुख्य बोली थी वो तो थी प्राकृत, और ब्राह्मण और जो राजा महाराजा के द्वारा बोली बोली जाती थी वो कौन सी है बेटा? संस्कृत बोली बोली जाती थी। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक राजा तथा शकुंतला नामक एक युवती की क्या है? प्रेम कहानी है। तो आप सबको मालूम होगा कि कालिदास जी की जो सबसे प्रसिद्ध रचना उसका नाम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें भाई एक राजा दुष्यंत और उनकी एक प्रेमी का नाम क्या है? शकुंतला। उनकी हमारे को एक क्या मिलती है? प्रेम कहानी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं अन्यत्र कुछ अन्य स्रोत। इस समय क्या क्या जानकारी मिलती है हमारे को अन्य विषयों में? तो इसी समय पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की गई थी। अरब में लगभग 1400 वर्ष पूर्व की गई थी। ईसाई धर्म की तरह ही इस्लाम भी अल्लाह को सर्वोपरि माना, उसके बाद सभी को समान माना गया है। ईसाई धर्म 100 सालों के दौरान उत्तर अफ्रीका, स्पेन, ईरान तथा भारत में फैल गया। अरब व्यापारियों तथा नाविकों ने भारत और यूरोप यूरोप के बीच में समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हम सब जानते हैं भाई अरब व्यापारी और नाविकों के द्वारा ही भारत और यूरोप के बीच में कौन सा व्यापार बढ़ाया गया था? समुद्री व्यापार बढ़ाया गया था। अतः वे इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे। किसी आवागमन के क्रम में वे अपने साथ एक नए धर्म को भी लेकर आते हैं। ये इसमें सिंपल सा इसी समय भाई आप देखना पश्चिम एशिया में पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। अब इस्लाम धर्म मुख्यतः था अरब में। वो जो इस्लाम धर्म की भी अवधारणा ईसाई धर्म के समान ही है। जिस प्रकार वह ईसाई धर्म में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ईसा मसीह को, उसी प्रकार वह इस्लाम धर्म में किसको माना जाता है? अल्लाह को। उसके बारे में सभी को समान रूप से दर्जा मिलता है। और इसी के कुछ समय बाद में यही इस्लाम धर्म भारत में अरब व्यापारियों में मुख्यतः अरब व्यापारी और नाविकों के द्वारा कहाँ पर पहुंचता है? भारत। और बाद में इनका भी क्या किया जाता है? भारत में प्रचार प्रसार किया जाता है। ये आपके भाई अध्याय 9 कंप्लीट होता है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और थोड़ा सा जितने भी हमारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको शॉर्ट नोट्स के रूप में आप आपके जो नोटबुक है उसमें ऐड ऑन कर लेना, जिसमें मुख्यतः ये समुद्रगुप्त वाला थोड़ा सा आप ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।